मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल वावड़ा साहब जो है उन्होंने जाके खड़े होके तमाम जज हज़रात से सुप्रीम कोर्ट के माफ़ी मांगी। ख़वातीन जो है ना वो तो मर्दों के बारे में कहती हैं कि इनका निकाह से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये मौसम की तरह बदलते हैं। वाह। सो ये जो पैसे हैं जब हुकूमत अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेगी, जो पाकिस्तानी हुकूमत कभी भी नहीं कर सकती, तो फिर वो यहाँ से चंक उठा के उधर वहाँ डाल डाल देंगे। देंगे। चाहत फ़तेह अली खान साहब की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि किसी म्यूजिशियन की रोजी रोटी मारी गई होगी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसी हैं? सर फीलिंग सैड विद 3 अदर्स। बाकी तीन कौन है सर? सर एक आप और आकिब और इमरान। क्या हुआ सर? सर एक और फिस्कल ईयर खत्म हुआ, इस साल भी हमारा नाम नैब की लिस्टों में नहीं आया। सर ये तो अच्छी बात है सर। सर लेकिन इसका मतलब हम तरक्की नहीं कर रहे। नहीं सर, इसका मतलब है हम यहाँ से सीधा घर जाते हैं। इसका ये मतलब है सर। सर फिर मैं आपको सैडनेस की एक और वजह बता देता हूँ। सर लाइक्स फिर गिर गए हैं इनकी वजह से सर। इनको नैब में भेजे सर। नैब फिर इनके पास है सर इनका नाम ईसीएल में डलवाए, इनमें से किसी का वीजा ना लगे। सर। अब देखें, आप ऐसी बात कर देते हैं और आप स्टैट्स पे जब आ जाते हैं ना तो मुझे दुखी होता है कि ये वैसे आप कितनी दफा बंदा है क्या है, मतलब हर शो पे तो मैं इंट्रो में ये नहीं कहता कि, तो कहता तो हूँ कि लाइक करें। अब क्या करें हम, और क्या रह गया? मतलब आप मुझे बताएं, हमने लास्ट छुट्टी कब की है? सर हमने तो छुट्टी पता नहीं आखिरी कब की थी, हम सैटरडे और संडे को भी शो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सर इधर ना टैटू बनवा ले लाइक का। सर वो सड़कों में मसला हो जाता है। वो असल में सर लाइक कर गया तो वो यहाँ तक आ जाएगा सर आपके। सर वो इशू हो सकता है। यूं पहन सकते हैं हम एक बैज के, लाइक किया करें हम। इसके अलावा फिर हमें अब क्रिएटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिटाई उन्होंने दिखा दी है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपका मसला समझ गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि जिस वक्त पुलिस वाला गाड़ी रोक के मुंह सूंघने के लिए करीब आता है, अगर उसको लाइक भी नजर आ गया लिखा हुआ, हाँ। तो वो कहीं लाइक ना हो सब जाए। लाइक कर देगा, वो ज्यादा लाइक कर देगा, ये आज सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाकी सर नैब तो वैसे ही बंद हो रहा है, आपको खबर मिली है? हाँ। बिलावल भुट्टो दाई साहब ने कहा कि हम सब मिलकर नैब को बंद कर लेते हैं। नैब नहीं बंद होना सर, नैब चलता रहेगा। हाँ जी, नैब बंद हो सकता था, लेकिन फिर अब मैंने सुना है कि नए चेयरमैन जो है वो जो जनरल साहब आ गए हैं, तो अब इनको चलना चाहिए, क्योंकि अब मतलब कॉम्पिटेंट पहले नहीं थे ना लोग, अब तो कॉम्पिटेंट लोग आ गए हैं। हाँ सर। और सर देखें, इस वक्त ना हम सारी चीज़ जो है ना, और ये उस दिन डॉन के ऊपर शो था, उस पर आपका हमारा दोस्त शहजाद गयासी है, तो उसने बड़ी अच्छी बात की। कहता है ये मुल्क जनरलाइज हो गया। ये एक जनरलाइज किस्म का मुल्क है, तो नैब अगर जनरलाइज हो गई है तो ठीक है सर। बिल्कुल सर, ये देखें ये मुस्बत बात है। हाँ उसकी वजह ये कि पहले हमारे बड़े मेजर किस्म के प्रॉब्लम होते थे, अब हमारे जनरल प्रॉब्लम हो गए हैं। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर ये तो अच्छी बात है, यानी कि प्रॉब्लम्स ने तरक्की की है। वाह सर, बेहतरीन। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। दो वाकयात जो हमने डिस्कस की उनको उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल वावड़ा साहब जो है उन्होंने जाके खड़े होके तमाम जज हज़रात से सुप्रीम कोर्ट के माफ़ी मांगी। और वो मुझे बिल्कुल वही सीन याद आ गया कि सर जब आप कोई ना कोई बहुत बड़ा कुछ सीन डाल देते हैं स्कूल में, और आपको प्रिंसिपल साहब बुला लेते हैं और आप खड़े होकर कहते हैं कि अब आप देखेंगे मैं जो हूँ ना, मैं प्रीफेक्ट भी बन जाऊंगा, मार्क्स भी। वो कहते हैं अब आपने देखनी है मेरी परफॉर्मेंस की, और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आइंदा कभी नहीं होगा ये। और उनको माफ़ किया। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी पूछा, उन्होंने कहा आप भी कुछ बोल दें, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा बस ठीक है, माफ़ी मिल गई, बहुत है। और बाहर जाके फिर फैसल वावड़ा साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जो आई थिंक जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वहाँ उन्होंने सजदा भी किया, आई थिंक शुक्र किया उन्होंने कि चले माफ़ी मिल गई हमें। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं सुनी क्योंकि क्या ही था उसमें, तो बट सर माफ़ी मांगी उन्होंने, माफ़ी एक्सेप्ट की। असल बात ये है सर कि माफ़ी एक्सेप्ट हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े दिल वाले लोग होते हैं ना, वो माफ़ कर देते हैं। ये सर मुझे याद, आपने क्योंकि अब जिक्र ऐसे कर दिया है, तो मेरा जो पहली पेशी थी ना मेरी प्रिंसिपल के ऑफिस में, को क्लास छठी विद और विदाउट पेरेंट्स? विदाउट पेरेंट्स जो विदाउट पहली थी, पेरेंट्स। तो उससे मुझे याद है कि मैं अंदर खड़ा हुआ था, तो वो पहले तो उन्होंने वेट करवाया, तो उसके बाद जब फाइनली प्रिंसिपल मिला, तो बल्कि प्रिंसिपल साहब के मिलने से पहले वो एक और कोई अर्दली टाइप शख्स आए, और वो हमको 4-5 बॉयज थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे खड़े होना है। तो हालांकि मैं बड़ा मुअद्दब तरीके से खड़ा हुआ था, मैं आपको पता है बदतमीज़ भाई जिंदगी में कभी नहीं रहा, बाकी बड़े बड़े मसले रहे तो हैं। आपके टेक लगाए खड़े हुए थे? हाँ, नहीं मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा जी आगे हाथ बांध के खड़े होना है। तो फिर मैंने ऐसे हाथ में कहा इस तरह खुशी लब दी है, तो मेरा तो कुछ नहीं जिस जा तरह रहा। फैसल वावड़ा साहब तकरीबन हाथ बांध के खड़े हुए थे। अच्छा वाह।
तो ये तो खैर पुराना किस्सा था। इसके अलावा सर वो तो माफ़ी अब बनती थी, मतलब देखिए अब हुआ पता है क्या है, टेवे हमारे पास अंदर की कोई खबर नहीं है, लेकिन वो टेवे जो हैं वो एक तो ये है कि उनको अंदाज़ा शायद ये हो गया कि अब जो है ना माफ़ी में बेहतरी है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कौन झेलेगा, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बस उनको लगा कि मैं पहले गलत था अब ठीक हूँ, वो भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर अगेन ये टेवी है, हमें नहीं पता कि किसी के कहने पे उन्होंने उठ के आए थे वो, तो शायद उन्होंने कह दिया कि अब डबल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इजी हो मतलब जाओ। ईज़ी हो जाओ, हमारे कुछ सेटिंग है, मतलब अगेन हमें नहीं पता, हम तो टेवे, हमारा तो काम है सर कहानी बुनना। सर हमारी तो अंदर की खबर होती नहीं, हम रहती बाहर है सर, हम तो खबरों के बाहर होते हैं, हम खबरों के अंदर नहीं होते। तो बाकी जो है उसके बाद उनको कोर्ट के बाहर मतीउल्लाह जान मिल गए। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि आपको कैसा लग रहा है कि आप खुद तो माफी मांग के साइड पे हो गए हैं, मीडिया को आपने फंसा दिया, क्योंकि कोर्ट्स ने मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई बात की है कि चलिए इन्होंने तो माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। जिस जिस चैनल ने एयर किया था उसने कितने पैसे कमाए हैं वो लिस्ट लेके आओ। सर अगर चैनल जितने स्पेसिफिक हो जाए ना कि यार इस टिकर, इस बीपर, इस खबर से हमें कितने पैसे मिले हैं, तो ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी। इनको नहीं पता होता सर इस बात का। सर वो हमारे पास कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी है ही नहीं पता करवाने के लिए, मतलब हाँ ये हो सकता है कि जी इस वीडियो के यूट्यूब से कितने पैसे हाँ बने हैं, टीवी से तो नहीं बताया तो जा यूट्यूब को सकता। तो कुछ मानते ही नहीं ना, तो छोड़े सर। और सर ये टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करती, बस हम ऐसे कह देते हैं नहीं है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता काम, ताकि बस बात ही खत्म हो जाए। सर हो तो मैं इस तरह समझता हूँ कि हो सकता है, अगेन ये मैं नहीं कह रहा कि दुनिया में कहीं होता होगा, क्योंकि दुनिया में इतने पैसे कोई भी नहीं खर्चता होगा मेरे ख्याल में मुल्क, लेकिन ये जो मीटर्स होते हैं, जो आपके रेटिंग मीटर्स होते हैं, ये अब जाहिर है इनका सबसे बुनियादी मसला तो ये है ना कि पाकिस्तान में हम तो इनको बिल्कुल फजूल समझते हैं। एक तो कंपनी एक है, और है भी कम। हाँ असल मसला ये है कि सैंपल साइज, मतलब आखिरी दफ़ा जब मैं था कोई न्यूज़ चैनल में जब काम करता था तो 2000 थे कराची के अंदर, और लाहौर में उससे भी कम थे, और टोटल 8-10 शहरों में थे। तो अब कराची की सर कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ आबादी है, तो 3 करोड़ में 2000 का सैंपल साइज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर इतने को पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ, वैसे इतने पैसों में तो मतलब जो है वो अफ्रीका पूरा जो है वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएगा, लेकिन मैंने जान के अफ्रीका गया क्योंकि पाकिस्तान फिर भी नहीं आना। अच्छा सर। तो कि अगर हर घर के बाहर ही हर टीवी की केबल जो जा रही है उस पर मीटर लगा दिया जाए, तो फिर तो फिर ये मजा आएगा सर, फिर तो मजे हैं। लेकिन सर ये देखें करने की जरूरत ही नहीं ना, अब तो देखें ना तमाम में तो बिल्कुल भी नहीं, कई घरों में जो इंटरनेट लगता है तो वो कहते हैं टीवी भी आप बॉक्स वाला ले लें। पीटीसीएल भी ये करता है, ट्रांसवर्ल्ड ये करता है, ऑप्टिक्स ये करता है, जो फाइबर ऑप्टिक हैं वो ये कर पाते हैं, क्योंकि वो आपका टीवी का कनेक्शन भी बॉक्स उस इंटरनेट के साथ लगा देते हैं, उसमें तो डेफिनेटली हो सकता होगा। वो तो आई थिंक इतनी को मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जो कन्वेंशनल केबल सिस्टम्स हैं उनका तो फिर यही होता है, जहाँ से केबल आ रही है एक घर में करके 10,000 घर छोड़ के एक और में लगा देते हैं, तो वो बाकी बीच में जो 10,000 रह जाते हैं वो आपको पता ही नहीं, वो शायद चाहत अली खान देखना चाहते हो तो मतलब उसकी मतलब सर इन रेटिंग्स को तो छोड़ें आप, मतलब बाकी ये भी सर आई थिंक वैसे ही उन्होंने कहा कि यार चलो इनको माफ़ी दे रहे हैं तो किसी को तो तुनो। और सर मीडिया वाले लोग होते किस लिए, तुनने के लिए, तो बस ठीक है उनको तुन देंगे। दूसरी सर जो चीज़ हुई वो ये हुई कि कोई बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक अटॉर्नी जनरल साहब थे और सामने पूरा वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था। केस मुझे नहीं पता कौन सा था, बट उसमें रऊफ हसन साहब का जिक्र हो गया, और उस पर भी काजी फैज़ साहब जो नाराज़ हो गए कि रऊफ हसन साहब ने को बात की, जो उस वकील था उन्होंने कहा जी मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, उन्होंने कहा बता दें यार कोई मसले वाली बात, कहते नहीं मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कहते हैं ये वो फवाद, लेकिन वो फाइल में लिखी हुई थी। हाँ फाइल में लिखी हुई थी, फवाद के भाई हैं रऊफ हसन, तो उन्होंने कहा ये वही फवाद है जिसको हमने रिलीफ दिया था पीटीवी वाले केस में, करोड़ों रुपए का रिलीफ था, तो इसका मतलब है इनके जो भाई हैं इनको पसंद नहीं आया कि हमने इनके भाई को रिलीफ दिया। तो यार अब ज़ाहिर है उसको उनको पसंद आया होगा, लेकिन उसका उनसे क्या ताल्लुक है, वो अपनी एक इंडस्ट्री का बंदा है और ये अपनी, हालांकि दोनों का मीडिया से ताल्लुक है, बट दोनों अपनी अपनी फील्ड में चल रहे हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि रऊफ हसन साहब को मतलब ना पसंद हो अपने भाई मतलब, तो ये किस किस्म का पॉइंट है रेज करने का, वो भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, मतलब वो को आर्ग्यूमेंट मुझे समझ नहीं आई वो किस तरफ लेके जा रहे थे। सर वो तो मैं शर्मिंदा हो गया वो देख के, और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जब ये देखेंगे तो उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी और वो दोबारा इस किस्म की बात कभी नहीं करेंगे। ये तो किसी मुल्क के चीफ जस्टिस के शयाने शान ही नहीं है ये बात करना। ये तो ऐसे लग रहा था कि किसी ट्राइबल सोसाइटी का काजी है
जो कह रहा है कि जी वो फलाने के भाई को मैंने रिलीफ दिया था तो उसने मेरे बारे में ऐसी बात क्यों कर दी भाई। रिलीफ देना क्या होता है, मतलब मैं यकीनन मैं ये मानता हूं कि वो जो केस होगा वो बेबुनियाद होगा, जिसकी वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो कि बहुत अजीम सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनके हक में फैसला दे दिया होगा। सो बात ये है कि उन्होंने तो सही और गलत फैसला देना, उन्होंने किसी को रिलीफ थोड़ी देना। रिलीफ सर रिलीफ नाम का तो लफ्ज ही कोई नहीं। सर रिलीफ सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट या मसूस दे सकता है और कोई नहीं रिलीफ दे सकता सर। बाकी सब सिर्फ इंसाफ देते हैं। बिल्कुल। तो इंसाफ तो फिर सर अन्ना है ना, मतलब उसमें तो आपने देखने मेरिट्स ऑफ द केस देखने, किसी को देख के थोड़ा देना आपने रिलीफ। हाँ, और ये जो था कि उनको पसंद नहीं है, हाँ, तो अगर नहीं भी आया, बात ये है कि सबसे बड़ा शरीका तो होता ही भाइयों में। हाँ, तो ये क्या बात हुई कि जी भाई को मैंने दी तो तो बाकी आप ये भी तो हो सकता है ना कि आजकल सेशंस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको बुला लें और उनसे बैठ के बात कर लें। रऊफ हसन साहब इस वक्त पीटीआई में बड़े स्पोक्सपर्सन पीटीआई के, उनको बुला लें, वो आ जाएंगे। मुझे तो और भी 10 पता चल जाए उनसे एक ही दिहाड़ी में सर सब कुछ हो जाए। सर ये तो ये होगी सुप्रीम कोर्ट की हद तक। अब सर हम चलते हैं जरा सर, इस क्यों आप आगे ना चाहें, उसकी वजह ये है कि बीच में आपने कहीं पे रेफरेंस फिट कर दिया था चाहत फतेह अली खान का। सर मैंने हाँ ये कहा था कि शायद उसको बहुत देखा जाता है हमारे टीवी स्क्रीन पर और पता किसी को नहीं है। बिल्कुल। सो उसमें जो है वो थोड़े दिन पहले, आजकल क्योंकि वो बड़ा वायरल हुआ है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो जाहिर है किसी भी शख्स का जो भी ख्याल है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शफकत अमानत अली खान साहब ने जी 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 एक शो में इस तरह की कोई बात की है कि वो चाहत फतेह अली खान साहब जो हैं वो कोई अच्छे सिंगर नहीं है, और ये मुआशरे की बड़ी तनज़ली है कि मुआशरा उसको देख रहा है और ये वो सारा कुछ। अच्छा, सो अगेन बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये समझता है कि वो बहुत कोई अजीम सिंगर हैं, लेकिन इसमें कोई सेंटी होने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि शफकत अमानत अली खान साहब या जो भी बेसिकली सीरियस सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनका उसके देखिए, बात ये है कि जब कोई शफकत अमानत अली खान को बुलाता है कॉन्सर्ट के लिए तो वो गाना सुनना चाहता है। जब कोई चाहत फतेह अली खान को बुलाता है तो वो एंटरटेन होना चाहता है, किसी और सूरत में वो म्यूजिक वजह नहीं है उसका, पॉइंट नहीं होता उसका। हाँ। सो ये जो है, मतलब ये शफकत चाहत फतेह अली खान साहब की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि किसी म्यूजिशियन की रोजी रोटी मारी गई होगी या मारी जाएगी कभी भी। बस वो एक अलग किस्म की एंटरटेनमेंट है। इसमें मैं ना नाम नहीं लूँगा, और उसकी वजह ये है कि असूलन ये बात मतलब हम तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, इंटरनल एक बात है। तो इसलिए मैं नाम लिए बगैर कहूँगा कि वो एक हमारे एंकर हैं टेलीविज़न के, उनकी जो है ना इज़्ज़त बड़ी मेरे दिल में पड़ गई। और वो पता ये चला कि उनके सामने जब इस महीने की गेस्ट लिस्ट रखी गई प्रोड्यूसर की तरफ से, तो उसमें एक नाम जो है वो चाहत फतेह अली खान का था। तो उन्होंने वो नाम बीच में से कटवा दिया। तो उनको कहा जी कि नहीं, वो हमारी इनसे बात होगी, ये पैसों का मामला तय हो गया, तो ये आएंगे, बड़ी रेटिंग आएगी, बड़ा अच्छा शो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी कि यकीनन बड़ा अच्छा शो जाएगा, लेकिन चाहत फतेह अली खान के साथ अच्छा शो का जो यहाँ पर इस वक्त स्टैंडर्ड सेट है वो ये है कि आप उनका मजाक उड़ाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे शो पे गेस्ट बुला के उसका मजाक उड़ाया जाए, तो आप इसका गेस्ट लिस्ट से नाम ही हटा दें। तो बहुत बड़ी बात है, एक बंदे ने रेटिंग अपनी पे। सर इनको पता चला है कौन है, और इनको हम जो हमारा बॉल टू स्टील अवार्ड है वो इनको देते हैं। सर ये मुझे पता है, ये मैं बल्कि उनसे पूछ लेता हूँ कि उनका नाम लिया जा सकता है कि नहीं, तो फिर ये नाम, मतलब ये क्योंकि मुझे उनसे भी नहीं डायरेक्टली पता चला, वरना मैं बताया आप उनसे पूछिए, अगर लगे तो हम शो पे अवार्ड देंगे। बिल्कुल, मुझे प्रोडक्शन टीम से पता लगा कि ये हुआ है, तो इसलिए इजाजत मिल जाएगी तो उनका नाम। सर दूसरा शफकत अली खान साहब का आपने, तो इसमें मेरी एक थ्योरी है कि जब आप इस इंडस्ट्री में, इसी इंडस्ट्री में रहे ना आप, और आपको बाहर काम नहीं मिल रहा, कहीं दुबई शुबई इंडिया तो खैर किसी को नहीं मिल रहा, तो ये एक दौर में हुआ था जब हमारे जो एक्टर है शान, उन्होंने कहा था कि आप इंडस्ट्री लोकल रखें, बाहर एक्टर्स ना जाएं। उसको सबने कहा कि इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये उनको कोई खुद नहीं बुला रहा, और बाकी यंगस्टर्स जो है वो जा रहे हैं। तो शफकत अली खान साहब को मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई मसला होगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिवर्स शानिज्म ये वाली चीज़ जो है। और दूसरा शफकत अली साहब की एक और मैं अगर तनकीद कर सकूँ तो वो ये है कि आप अपनी बॉडी ऑफ वर्क में इतना मुब्तला हो और कंसंट्रेट कर रहे हो, तो पर आप इस तरह की बातें नहीं करती। मुझे नहीं याद पड़ता कि उनका फ्यूजन जो बैंड था शालम के साथ, और गम्बी गम्बी नहीं था, सॉरी नहीं, और गम्बी भी था काइंड ऑफ, हाँ, बट उनका जो बेसिस था उसका नाम मुझे नहीं याद क्या था,
इमू 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 था। वो कीबोर्डिस्ट और तो बेसिस्ट और फ्यूजन की जो अरेंजर। एल्बम आई थी, जिनके कई तेरे बिना, खमाज वगैरह बड़े जबरदस्त तरीन गाने थे, बड़ी अच्छी एल्बम थी। उसके बाद से मुझे फ्यूजन का कोई नहीं नजर आया, वो शायद बैंड ब्रेकअप हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे शफकत अमान अली खान साहब के साथ कोई कमर्शियल वर्क उस तरह से मिला नहीं। उसके बाद वो इंडिया में उनके गाने आए, हाँ, तो बहुत अच्छे ये तो थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे भी अब कोई नई चीज, कोई फ्रेश चीज, कोई मुझे तो सुनने को नहीं मिले। आपको पता है, हम चीजें सुनते रहते हैं, कोई चीज अच्छी हो तो हम उसका तारीफ भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में रादर देन आप कहें जी कि चाहत अली खान साहब के टाइप ऑफ कंटेंट से हमारी व्यूअर या लिसनरशिप कम हो रही है, तो आप उससे ऊपर दर्जे का अपने जो आपका शोबा है, जो क्लासिकल सिंगिंग है, उसके अंदर आप कोई जबरदस्त कोई नई चीज लेकर आए, तो मेरे ख्याल में आपकी रेटिंग वाह ऊपर चली जाएगी। तो आई थिंक तरीकेकार ये है, ना कि आप किसी और के काम पे तनकीद करें। हाँ, मतलब ज़ाहिर है, और बिल्कुल वो दो, मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों अलग फ़ील्ड्स के लोग हैं। हाँ जी। मतलब ये दोनों एक फ़ील्ड के होते तो फिर भी तनकीद का थोड़ा-सा कुछ बनता था। हाँ, तो इनका तो आपस में कोई लेना-देना ही नहीं है। हाँ। सर कच्चे में रौनक। तो ये होगी सर एक बात। मैंने सर दूसरा ज़रा बात कर लेते हैं, बड़ी ज़रूरी है कि सर हमारा इलेक्शन तो जो थे 8 और 9 तारीख के, वो तो हो गए। और जब मैं 8 और 9 तारीख कहता हूँ, हँसते-हँसते क्या आपको हल्की सी हँसी आ जाती है। नहीं, ठीक है सर, पोलिंग के आप दिन गिनवाते हैं ना? हाँ, 8 और 9 तारीख को होते। हाँ। तो सर उसके अलावा 2 बड़े इलेक्शन इस साल 2 बड़े मुल्कों में होने होने लगे हैं, जिनसे हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक अमेरिका और यूके। तो दोनों की अपडेट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। यूके में जो उनके करंट टोरी प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 4 जुलाई को इलेक्शन है इंग्लैंड में। इंग्लैंड का रूल सर मुझे बड़ा मज़ेदार लगा सर उनका रूल। उनका ये कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, जब दिल करे। लेकिन हर 5वें साल खत्म होने से पहले लाज़मी करना है इलेक्शन कॉल। यहाँ तो हमें बड़ा कुछ करना पड़ता है ना, वहाँ पीएम कहता है चलो इलेक्शन करें। तो टाइम अप होने लगा था उनकी पार्टी का, तो उन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिए। एक तो ये अच्छी चीज़ होगी। मसला सिर्फ ये है कि सर इनको पता है इस बात का, और वो इलेक्शन अनाउंस करने भी सर बड़े स्टाइल में आए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बारिश हो रही है और छतरी के बगैर गीले। छतरी ले लो प्राइम मिनिस्टर को, कोई मजे वाली बात नहीं। तो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। उनकी पार्टी में सब लोगों को नहीं पता था कि होने लगा है। और ऋषि सुनक साहब जो हैं वो अब टोरी पार्टी जो है, तमाम जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें डेविड कैमरन भी रह चुका है, बोरिस जॉनसन भी रह चुका है, वो थेरेसा मे थी, ये है सब, इन सब ने बेड़ा गर्क की अपनी पार्टी का। कोविड भी इनके दौर में है, पोरली हैंडल्ड। और इन्होंने सर एक चीज़ जिस पे आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, इन्होंने जो चीज़ करने की कोशिश की ना, वो ये थी, हम अमेरिकन इलेक्शन पे तो आते हैं। इनको जब इकोनॉमी का मसला है ना, तो 2 ऑप्शन थी इनके पास। एक टैक्स कट, टैक्स इम्पोजिशन अवाम पे, या ऑस्टेरिटी। तो डेविड कैमरन ने ऑस्टेरिटी की कि आप अपनी बेल्ट टाइटन करो हुकूमत की। और आपको पता है, हम इस शो पे बड़ी बात कर चुके हैं हम कि जी हमें भी बेल्ट टाइटन करनी चाहिए। हम तो कहते हैं मिनिस्ट्री में बात करना शुरू कर दो, ब्यूरोक्रेट्स को निकालो। उसने ये चीज़ें की, लेकिन उनको कुछ से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें उसने उनके प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, खास तौर पे उनके हेल्थ सेक्टर, एनएचएस के प्रोग्राम्स और दीगर और होते हैं। उसने उनको भी काफ़ियों को बंद किया, जिससे लोग आवाज़ार हो गए। और उनके जो आगे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसको आगे ऑस्टेरिटी को चलाया। तो सर ऑस्टेरिटी ठीक है, लेकिन एक मुअज़्ज़म मुल्क में जहाँ पे अच्छे प्रोग्राम्स हैं ना, वहाँ ऑस्टेरिटी इतनी को ठीक नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ज़ीरो हो जाता है। ये इलेक्शन तो हारेंगे ही हारेंगे, टोरी पार्टी, लेबर पार्टी आएगी। लेकिन ऑस्टेरिटी कभी-कभार एक इतना अच्छा आइडिया भी नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर देखें, एक तो ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक तो ये कि उनकी और हमारी इकोनॉमी में फ़र्क है। बहुत दुनिया की 6th बिगेस्ट इकोनॉमी है सर उनकी। बिल्कुल, सो हमारे पास तो और ऑप्शन ही कोई नहीं। उन्होंने तो 2 में से एक ऑप्शन जी। चूज़ की ना, हमारे पास तो और ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुँ, ये बात समझती हैं। हुँ। सो इस बजट में ये जो बजट पेश जी हुआ सर। पहली दफ़ा, हुँ, उसमें को 1500 अरब रुपया रखा हुआ था पीएसडीपी का, हुँ। और साथ टैक्स बेतहाशा लगाए हुए थे सैलरीड क्लास पे, ये जो अभी आया जी है। सर। और उस पे जो है एतराज़ ही ये था इकोनॉमिस्ट्स का कि यार आप सैलरीड क्लास को रिलीफ दो और वो पीएसडीपी कम कर लो। अच्छा, उसमें जो है कुछ 250 अरब का पीएसडीपी पे कट अब लग गया है, हुँ, और उस हिसाब से सैलरीड क्लास को शायद मिल रहा है रिलीफ। हुँ, लेकिन अभी भी कुछ 1250 अरब का पीएसडीपी है। हुँ, अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि एक तो ये कि जब ज़रूरी नहीं है कि इसके सारे प्रोजेक्ट्स लगें। हुँ। सो ये जो पैसे हैं, जब हुकूमत अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेगी, जो पाकिस्तानी हुकूमत कभी भी नहीं कर सकती, तो फिर वो यहाँ से चंक उठा के उधर वहाँ डाल डाल देंगे। देंगे। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारी ये इस बजट से साबित होता है, और इससे पहले भी साबित होता है, जो मरियम साहिबा जो कर रही हैं, कि मरियम साहिबा जो हैं वो रोज़ लड़ रही हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी से। जी। और वो इसी बात पे लड़ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि पाजी हमने जो है वो डेट
करना है, डेट सर्विसिंग करनी है। सर्विसिंग करनी है। वो कह रही है कि नहीं छड़ो डेट सर्विसिंग, मैनू नवा प्रोजेक्ट लान दियो। सो ये वाला जो है ना कि अवाम किस चीज पे वोट देती है, ये इनको पता पुता है सारा। हाँ बिल्कुल सर। और सर बाकी ये 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, लेबर तो स्वीप कर जाएगी, तो टोरी पार्टी तकरीबन ये उनका एंड इलेक्शन है, मतलब इसके बाद इस पार्टी को वापस आने के लिए बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन चलो लेबर आ जाएगी। 14 साल बाद लेबर की पार्टी आ रही है यूके में, तो देखते हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ शो पे हमारे, क्योंकि हमारे से बड़ा ताल्लुक है। दूसरी तरफ चले जाए, अगर अमेरिकन इलेक्शन में जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप का पहला डिबेट हुआ कल रात को, या परसों रात को रादर, तो सर मुझसे नहीं हो पाया सर, मुझसे नहीं हो पाया सर। मैं 15-20 मिनट के बाद ना नहीं हो, क्योंकि वो बेचारे जो सर सीरियसली सर, जो बाइडन साहब जो हैं उनसे सर बोला ही नहीं जा रहा था, आवाज़ वीक हुई हुई है, कोहेरेंट थॉट नहीं थी, लीनियर थॉट नहीं थी। एक वक्त पे तो जब उन्होंने को बयान फरमात छोड़ा सारा अपना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा यार मुझे तो समझ नहीं इसने क्या क्या, और उसने कहा इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या बोला है। तो उसके बाद बहुत एक मतलब एक बुलडोज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को, और जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा था उनमें से आधी ज़्यादा बातों से तो मैं एग्री भी नहीं करता कि जो वो बातें कर रहे थे, बट क्योंकि अगला कैंडिडेट ही इतना वीक है। तो सर यहाँ बड़ी मजेदार चीज़ जो अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में बहुत सालों बाद हो रहा है, शायद मेरे नज़दीक तो कभी नहीं हुआ, कि एक प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 पार्टियां होती हैं, रिपब्लिकन होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी अभी इतने करीब इलेक्शन से ये कंसिडर कर रही है बड़ी सीरियसली कि कैंडिडेट ही चेंज करते हैं। अब उनकी जो वीपी है कमाला हैरिस, अब उनको लाएंगे, कोई और कैंडिडेट फील्ड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो सर ये तो सारी गेम जो है शुरू होने से पहले ही हमें खराब होते हुए नजर आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस डिबेट के बाद तो एक फ्रंट रनर आपको नजर आ रहा है, और माइंड यू ये वो बंदा है जिसके ऊपर 32 दफे लगी हैं अभी क्रिमिनल उसके अंदर जो उसका वो स्टॉर्मी डैनियल्स वाला केस था। तो बहुत सर ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हुई, और आप सोचें कि अभी तो डेमोक्रेटिक एक लीडरशिप से आप 4 साल से डील कर रहे हैं, 5 साल से, अब तो रिपब्लिकन पार्टी आने लगी है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप होगा, तो हमारी रिलेशंस उनके साथ क्या होती हैं वो बड़ी अहम होंगी। तो ये सारा कुछ जो है, हम तो पाकिस्तान की सियासत खेलते रहते हैं, आप जरा ग्लोबल भी देखें, इस सबसे हमें फर्क पड़ता है। सर मेरे जाती तौर पे तो कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, लेकिन एज अ लवर ऑफ अमेरिका सर सर वाह। मैं जो है बड़ा दुखी हूँ हम्म, कि अमेरिकन लोगों को किस कर्ब में से गुजरना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि हम जो है इस शो पे बाबों के बहुत खिलाफ हैं। तो सर वहाँ पे दोनों कैंडिडेट 80+ हैं। हाँ और यहाँ पे सर ये इसी डिबेट के बाद जो है वो कई 80 साल के ऊपर लोगों से जो कि मतलब जिसमें से कुछ बीमार थे, कुछ बहुत फिट थे, तो उनसे ना मतलब मैंने मेरे दोस्तों ने पूछा कि जी आप कैसा महसूस करते हैं। सो जो तो बीमार थे वो तो बीमार थे, जो बहुत फिट भी थे ना फिजिकली, उन्होंने कहा कि एक मसला हमें दरपेश है, और वो ये है कि हम ना ज़्यादा देर अटेंटिव नहीं रह सकते। हम्म, तो ये मतलब कितना जो है अनफॉर्चुनेट मामला है कि उनके पास इस वक़्त जो दोनों लीडर्स हैं वो उनकी उम्रें बहुत हम्म, ज़्यादा हैं। हाँ सो ये एक प्रॉब्लम है, और सर मैं उनके लिए दुआ गो सर डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे ख्याल में 30 साल की उम्र के बाद से उसका टेंशन स्पैन कितना ज्यादा नहीं था, तो अभी वो तो वही है जैसे वो था। दूसरा इस डिबेट के अंदर उनकी गोल्फ के ऊपर भी होगी कि तुम्हारा हैंडीकैप इतना है तो मेरा इतना है, तो जो वाह! तमाम बड़े गोल्फर ने कहा जी कि मेरे कोर्स पे मैच कर लो आके, एक कहता है तुम मेरे साथ आके मैच कर लो, मैं आपका मैच करवा देते हैं, वाह! गोल्फ मैच, दोनों गोल्फ खेलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आई डेयर से, डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खेलता ही गोल्फ है। वो या उसका दो दो है उसके कि यार या तो मैंने व्हाइट हाउस में जाना है या गोल्फ खेलनी, वो गोल्फ नहीं छोड़ता बंदा। और उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा फिट है मुझे लगता है जो बाइडेन से, हाँ दोनों हैं बुढ़े ही। लेकिन सर आप जैसे ये भी एक बात सर है कि पाकिस्तान के लिए एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो सम वॉट कंपेरेटिवली बेहतर रही है। लेकिन देखे ना बुश की जो एडमिनिस्ट्रेशन में दुनिया में और मसले थे, इवन डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ही टर्म हुई है उसकी उसमें डिफरेंट मसले थे। तो हमें इस दफा नहीं पता क्योंकि अब सारे मसले खत्म हो चुके हैं। सर ये तो तो मैं अब आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन बनता है नई प्रेसिडेंट का, क्योंकि लग तो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत जाएंगे। ये तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, होगा क्या मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी ज्यादातर झोलियां उठा उठा के ट्रंप के जीतने की हम्म दुआएं कर रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। हम्म, उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे छोड़िए। पीटीआई सपोर्टर्स क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा तादाद में हैं, और एक इस किस्म की हवा
बनाई गई है कि ट्रम्प आवेगा तो लग पता जावेगा। अब फिर वही बात है, वो पता जावेगा या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन ये हवा है, तो इसलिए एक तो ट्रम्प के लिए बहुत दुआएं होती हैं। दूसरा ये कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वो बहुत बड़ा ट्रम्प फैन है। उसकी वजह ये है कि वो चाइना सैंक्शंस की वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, तो वो कह रहे हैं कि बस ट्रम्प आए, चाइना खत्म, बस पाकिस्तान अमेरिका ऐसे बाय बाय। और सर देखिए, ये हो सकता है, बड़ा मुमकिन है कि जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने, जब भी कुछ थोड़ी देर में, तो एक ब्रीफिंग हुई जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के डिस्कस हुए, जिसमें इंडिया होए, रशिया होए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, पाकिस्तान की बारी है और ट्रम्प कहे इम्मी जेल चे यार सर क्योंकि मिले थे ना सर वो, तो वो कहे ना तो बाहर कटो यार, माय गुड फ्रेंड इमरान, माय गुड फ्रेंड इमरान, इमरान को तो बाहर कटो यार। तो सर ये भी हो सकता है कि इसलिए पीटीए वाले जो हैं वो सर लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडा नंबर 256 पे है। हाँ, सो तब तक आते आते 1.5 साल गुजर जाना है। तो तब तो वैसे ही हो जाए सर। सर बारह सर चलें, लेकिन भारत से ये बात कंफर्म है कि जो है, सिर्फ ये वजह कि जो बाइडन सो जाते हैं बीच में, ये अकेली वजह नहीं है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो अब ये सोच रहे हैं। एक उनकी अनपॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी वजह जो है वो फलस्तीन है। इसराइल, बिल्कुल बहुत बड़ी। उन्होंने तो सर देखें, हमारी जो कल के दिन हुई थी, हमने कल बात कर ली थी ना, जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन आई थी इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो इसराइल के ऊपर तो जितनी इन्होंने चीज़ें की वो तो बाइंडिंग रेजोल्यूशन उन्होंने दी थी। तो यहाँ तो बहुत नहीं, वो तो सर उसके डिसक्रेडिट हो गई होगा, वो तो वो वोट बैंक तो गया ही गया। मैं तो कह रहा हूँ अब जो रह गया था थोड़ा बहुत वोट बैंक, ज्यादा ही होगा शायद, थोड़ा बहुत ना, क्योंकि ट्रम्प के लिए बड़ी नफरत होती है, वो इस वजह से चला जाएगा। अगर इसको उन्होंने कैरी ऑन रखा तो लोग कहेंगे यार कि ये बंदा यार जा रहा है, तो नालो लाल जो बटन है वो ये ना हो ना उसकी एकदम दबा दें कि यार ये है कि ये बहुत बड़े मसले हैं सर। तो हमारा तो आगे चलते हैं। तो एक और खबर कर लेते हैं प्लीज सर। भारत से खबर आई है कि मोबाइल कंपनी का शादीशुदा खवातीन को नौकरी देने से इनकार। ये एप्पल की बात हो रही है। एप्पल की एक और कंपनी है, मैं नाम उसका कंपनी का भूल गया हूँ, तो वो कुछ पार्ट्स बनाती है एप्पल के फोन्स के लिए, तो और इंडियन बेस्ड है, समथिंग कॉम, स्टार कॉम है इस किस्म का नाम है, मुझे याद आ जाएगा। तो उन्होंने ये सर चीज़ की है कि शादीशुदा खवातीन को असेंबली लाइंस और बाकी दीगर जो जॉब्स हैं वो नहीं देते, वो जो मतलब लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं। उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि जी क्योंकि जब शादी हो जाती है तो ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी थोड़ी चेंज हो जाती है ख़वातीन के लिए। तो उसके बाद फिर कुछ तबकों में बच्चों का भी प्रेशर होता है, फिर उसके बाद मैटरनिटी भी आ जाती है बीच में। तो वो कह रहे हैं हमारे लिए ये सेंस नहीं बनती, तो हमने रखना ही वो ख़वातीन को है जिनका ना भी शादी हुई हुई है और कुछ साल तक शादी करनी भी नहीं उन्होंने। तो ये बहुत अजीबो-गरीब और ये कहीं से भी मुस्बत बात नहीं है। हाँ जी, ये सो अगेन मसला ये है कि दिस वोंट वर्क, क्योंकि वो जो इस कंपनी का जो अमेरिकन कंपो या इंटरनेशनल कंपोनेंट है वो अब इस पे एतराज़ लगा देगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ जो है कि आप कहो कि डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहा जा सके वो नहीं चलती जब व्हेन यू डीलिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल नहीं। अंदर तो हम जो मर्जी करें, तो ये इसको वो चेंज करवाएंगे नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहां से लेके किसी और को देना पड़ जाएगा। हाँ, और सर मुझे इससे याद है कि ये देखिए ना, सिर्फ ये तो पाकिस्तान की हद तक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे जानने वाले जिनका टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम है, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्सटाइल के वो सबसे बड़े हैं इस पूरे मुल्क में, शायद खिते में भी किसी टॉप 10 में आते हैं। तो उनको को ऑर्डर मिला टर्की से और उन्होंने वो ऑर्डर फुलफिल करना था। उन्होंने कहा हम तो ये ऐसे कर लेंगे, कोई इशू नहीं, बड़ा ऑर्डर था। उन्होंने टर्की वाले ड्यू डिलिजेंस की अपनी, तो वो कहते हैं यार आपको ऑर्डर नहीं दे सकते हम। तो क्या हमारी कंपनी पॉलिसी है कि हर जिस वेंडर से हम अपना माल मंगवाते हैं उसमें एटलीस्ट 40% फीमेल वर्कफोर्स होनी चाहिए, 40%। तो वो कहते हैं कोई मसले वाली बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दें, ऑर्डर नहीं आपका, हम ही करेंगे। कहते हैं ठीक है। उसने 40% अपनी वर्कफोर्स फीमेल की, उनको ट्रेन किया, उनसे काम लिया, वो ऑर्डर पूरा किया, और अब उनकी एक ट्रेंड फीमेल वर्कफोर्स है और वो उनको बड़ा उसी तरह रखते हैं जैसे मर्द हजरात को रखते हैं अपनी वर्कफोर्स में, और वो काम कर रही हैं वहाँ पे। और अब जो फ्यूचर ऑर्डर्स उनको मिलेंगे कि दुनिया में, तो यही है ना, बड़े ब्रांड्स तो कहते हैं यार कि हमने देखना है कि हमारी एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उन लोगों से काम करना है जो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो प्रॉब्ली जो ये कंपनी है, एप्पल ही है मेरे ख्याल में, जिनके ज़्यादातर पार्ट्स बनाते हैं, वो पुल बैक कर लेंगे।
हाँ जी, तो इनको वो चेंज करना पड़ेगा। फिर वही बात है कि वो सोसाइटी में तो आपको पता है ना तमाम तरह के लोग होते हैं। अब यही कोई शादीशुदा मर्द इस रात से पूछेगा ना कि इस क्लॉज़ के बारे में, वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही निकाहनामा साइन होता है तो ख़वातीन बदल जाती हैं। लेकिन बहरहाल दुनिया में ये बात जो है, मुताद। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल मोहताज हूँ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं शादीशुदा हाँ, जो इस तरह की बात कर लेते हाँ हैं। जी। लेकिन ये बात जो है दुनिया जो है इसको नहीं मानती, ये डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आता है, इसीलिए ये चेंज करना पड़ता है। ये जो आपने पाकिस्तानी एग्ज़ाम्पल दी है ना एक टेक्सटाइल की, इसी तरह मुझे उससे याद आ गई कि अब तो ख़ैर हर कोई सोलर लगवा रहा है, और अब तो वो पे बैक टाइम भी बड़ा छोटा हो गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ी पाकिस्तानी कंपनी फुटवेयर की, उसने कुछ 6-7 साल पहले एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया, और तब जो है ना उनको कई जगहों से सुनना ये पड़ा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, अभी इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और ये तो इसका तो बहुत ही लंबा पे बैक टाइम है। तब नहीं पता था, आज से 7 साल पहले, के तब भी बिजली खैर थी महंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि पिछले 7 साल में ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप चलाते रहें जैसे चला रहे हैं, करने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल वो जो बड़े विज़नरी आदमी थे, उन्होंने नहीं सुना और उन्होंने कर दी। सो वो करने के बाद उनको यूरोपियन ऑर्डर्स इतने ज़्यादा मिले, उसकी वजह ये कि जब वो पिच करते थे अपनी कि कंपनी तो हम उस पे ग्रीन है। लिखा आता था कि जी ग्रीन एनर्जी। तो ये चीज़ें जो है ना दुनिया में अब बड़ा सर मैं भी सोचूं ये तमाम जो नोटिस जो इतना सोलर सोलर क्यों करते रहते हैं, ये तो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं सर, ये आपने बड़ी बात। सर इस कंपनी का नाम याद है कि फॉक्सकॉन है, और ये एप्पल को भी सप्लाई करते हैं, तो इनके पास बाकी निकाह की आपने बात कर दी कि औरत चेंज हो जाती है सर, और मर्द भी चेंज हो जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि मर्द खुद से नहीं चेंज होता, उसको चेंज होना पड़ता है। तो हाँ सर ये सिर्फ वो तो लेकिन मर्दों के बारे में तो ये मर्द कहते हैं, ख़वातीन के बारे में निकाह वाली बात। ख़वातीन जो है ना वो तो मर्दों के बारे में कहती हैं कि इनका निकाह से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये मौसम की तरह बदलते हैं। वाह सर वाह। सर बाकी मेरे ख्याल में सर काफी खबरें हमने डिस्कस कर ली हैं, इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।